हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में ड्यूटीज ऑफ बेलर हमने डिस्कस किया था। आ जाओ बेटा, अब हम इस लेक्चर में आपसे ड्यूटीज ऑफ बेली डिस्कस करेंगे। सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनना है मेरी बात। सबसे पहली ड्यूटी बेटा बेली की आ जाती है, टू टेक रीजनेबल केयर। सुनो, द बेली मस्ट टेक केयर ऑफ सच गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। तो बेटा वो साफ साफ एक बात कह रहा है, बेली इन गुड्स की देखभाल ऐसे करेगा जैसे कोई नॉर्मल आदमी, एबनॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जैसे कोई नॉर्मल आदमी अपने गुड्स की करता है। तो जैसे आप अपने गुड्स की केयर करते हो ना, चिंता करते हो, ध्यान रखते हो उनका, वैसा ही ध्यान आपको बेल्ड गुड्स का आपको रखना पड़ेगा। The bailee shall not be liable for any loss or destruction of goods if he has taken care as is described under section 151। याद रखना, अगर बेली गुड्स का प्रॉपर ध्यान रखता है, ठीक है, जैसे वो अपने गुड्स का रखता, और फिर भी गुड्स आपके लॉस हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, या फॉर दैट मैटर किसी और रीजन की वजह से, तो उसके लिए बेली को लायबल नहीं ठहराया जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद सेकंड आता है बेटा, इंपॉर्टेंट, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। आओ पढ़ते हैं बेटा। The bailee must not make any inconsistent use of goods. If the bailee makes any inconsistent use of goods, then bailment becomes voidable at the option of the bailer, and the bailee shall be liable for any loss or damage, even if such loss is caused due to an act of God or any other unavoidable reason। आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल देता हूं आपको। हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ साथ, ड्यूटीज ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेली। तो बेटा पहली ड्यूटी तो हमने कौन सी करी है, टू टेक रीजनेबल केयर। तो वो उन गुड्स की ऐसी केयर करेगा जैसे कोई नॉर्मल आदमी अपने गुड्स की करता है। अगर वो गुड्स की प्रॉपर केयर करता है, उसके बावजूद भी गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बेली को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता बेटा। फिर ड्यूटी ऑफ बेली है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। बेटा अब ध्यान से ना मेरी बात सुननी है। सुनो बेटा, बेटा वो आपको इस चीज से क्या मतलब समझ आता है, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। बेटा आपको अच्छी तरह पता है, बेलमेंट की जो डेफिनेशन थी वो साफ साफ कहती थी कि बेलमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है बेटा। बेलमेंट इज ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, एक पर्पस, एक उद्देश्य से होता है बेटा बेलमेंट। तो याद रखना, बेली ने बेली ने जिन पर्पस के लिए गुड्स को लिया था ना, वो उसी पर्पस के लिए गुड्स को यूज कर सकता है। ये बेली की क्या है, ड्यूटी है, कि वो उन गुड्स को उसी पर्पस के लिए यूज करे जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स को बेलमेंट पे लिया था। तो याद रखना, गुड्स शुड बी यूज्ड, goods should be used by Bailey for purpose. Goods should be used by Bailey for purpose.
for which they were taken। तो याद रखना, बेली गुड्स को यूज उसी पर्पस के लिए कर सकता है जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स को लिया था। अगर अगर बेली ने गुड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अदरवाइज 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 बेटा ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? ये वॉइडेबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। एट ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। कौन है बेटा हमारे वाले केस में अग्रीव्ड पार्टी? बेलर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेलर के ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। और वो बेली से बेटा लॉस और डिस्ट्रक्शन अगर कोई गुड्स का हुआ, ठीक है, तो वो उसका क्लेम बेली से क्लेम कर सकता है बेटा। बेलर कैन क्लेम damages for loss or destruction caused to goods। बेटा इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा और कही गई है जो आपका ना केस लॉ बन के बेटा आ जाता है। सुनो, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है बेटा, ये देखो, कॉज ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और एनी अदर अनअवॉइडेबल रीजन। यानी बेटा एक बात याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स को लॉस और डिस्ट्रक्शन गुड्स का किस कारण की वजह से हुआ है। क्या वो कारण बेली के कंट्रोल में था या बेली के आउट ऑफ कंट्रोल था? एक्ट ऑफ गॉड बेटा, एक्ट ऑफ गॉड मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, टाइफून, ये सब बेटा क्या है? एक्ट ऑफ गॉड हैं। तो याद रखना, अगर अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह की वजह से भी ना लॉस और डिस्ट्रक्शन हुआ है तब भी बेली को लायबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गुड्स को उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा था जिस पर्पस के लिए गुड्स उसको दिए गए थे। तो अगर आपने गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया, किसी और पर्पस के लिए यूज किया अदर देन द पर्पस फॉर विच गुड्स वर बिल्ड, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और अगर गुड्स को कोई लॉस और डैमेज हुआ तो उसके लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा। अब लॉस और डैमेज किस रीजन की वजह से हुआ है, आपके कंट्रोल में था नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, अगला बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये भी, नॉट टू मिक्स गुड्स। पहले हेडिंग लिखो मेरे साथ, एक चार्ट बनाएंगे बेटा इसका। बेटा बेलर की ये ड्यूटी बनती है, सॉरी बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेलर के गुड्स को ना किसी दूसरे के गुड्स या अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। आओ बेटा साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ देखो। गुड्स आर मिक्स्ड विद बेलर्स कंसेंट, पहला। गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट, दूसरा। गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट, तीसरा। तो सुनो बेटा, केस तो दो ही हैं, कौन कौन से? गुड्स आर मिक्स्ड विद बेलर्स कंसेंट, गुड्स आर मिक्स्ड विद बेलर्स कंसेंट, दूसरा। गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट। ठीक है, अच्छा, मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट में दो पार्ट्स में डिवाइड करो, सेपरेबल, इनसेपरेबल। सेपरेबल, इनसेपरेबल। लो बेटा ये बना लो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं।
करो बेटा कॉपी। गुड्स आर मिक्स्ड विद बेलर्स कंसेंट, विदाउट बेलर्स कंसेंट। विदाउट बेलर्स कंसेंट में दो केस हैं, सेपरेबल, इनसेपरेबल। ठीक है, चलो आओ बेटा साथ साथ पढ़ते क्या कह रहा है वो। देखो उसने कहा है अगर बेली ने, सुनना बेटा, अगर बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स भी मिक्स कर दिए बट विद बेलर्स कंसेंट, उसकी परमिशन से, तो दो पार्टीज शैल हैव प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्सचर। तो दोनों पार्टीज उस मिक्सचर को आपस में बांट लेंगी। किस किस रेशियो में? जो भी उनका प्रपोर्शनेट रेशियो बनता है। जैसे सुनो, तो उसका मैं लिख देता हूं पहले, प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा उस केस में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट, जैसे बेटा ऐसा है ना, सुनो, जैसे ए ने बी को बेटा 100 बेल्स ऑफ कॉटन दिए। क्या दिए? 100 बेल्स ऑफ कॉटन दिए। और बी ने क्या करा बेटा, जो बेली था, बी ने क्या करा, बी ने बेटा इस कॉटन को मिक्स कर दिया। ए ने बी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन दिए, बी ने इस कॉटन को क्या कर दिया, मिक्स। किसके साथ बेटा? अपने लॉट ऑफ कॉटन के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया विथ अनदर 50 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ हिज ओन। तो 50 बेल उसके पड़े थे, उन्हीं 50 बेल्स के साथ 100 बेल उसने ए के भी क्या कर दिए बेटा, मिक्स कर दिए। तो कितने हो गए टोटल? 150 बेल बेटा। कितने बेल हो गए मेरे को बताओ? टोटल 150 बेल्स ऑफ कॉटन हो गए ना। अब बताओ दोनों पार्टीज 150 बेल्स को आपस में कैसे बांटेंगी बेटा? प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगी ना। इसमें से ए का कितना है? 100 और बी का 50, तो 2:1 का रेशियो हो गया। तो 100 बेल्स ऑफ कॉटन ए के और 50 बेल्स ऑफ कॉटन बी के। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना बेटा। ये तब है अगर बेलर के कंसेंट से हुआ है, तो आपस में बांट लेंगे वो 2:1 के रेशियो में, या जो भी प्रोपोर्शनेट रेशियो उनका बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, व्हाट इफ बेटा, इमेजिन करो, व्हाट इफ गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर कंसेंट। अब सोच के देखो, इसी वाले एग्जांपल में बी ने अपने 50 बेल्स के साथ ए के 100 बेल्स मिक्स कर दिए और ए का कंसेंट नहीं लिया मिक्स करने से पहले। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, ए के बेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बी के बेल्स। क्योंकि बेटा जो ए के बेल्स है ना, उसमें ना ए का मार्क लगा हुआ है बेटा, सिंबल लगा हुआ है। लिखना मत आप लोग, मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूं। जो ए के बेल्स है ना, उसमें बेटा ए का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए बेटा, और बी के बेल्स में कोई सिंबल लगा हुआ नहीं है। तो जो सिंबल वाले हैं वो ए के हैं, जो नॉन सिंबल वाले हैं वो बी के हैं। तो बताओ, जो सिंबल वाले हैं 100 बेल्स वो अलग रख दिए जाएंगे, जो नॉन सिंबल वाले 50 बेल्स है वो अलग रख दिए जाएंगे। मतलब ऑल्दो बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स मिक्स करे विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, बट दोनों लॉट्स को आपस में सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि आपने बेलर का कंसेंट नहीं लिया ना, तो जो सेपरेशन का खर्चा होगा वो फिर आपका होगा। सेपरेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय बेली। तो सेपरेशन का खर्चा किसका होगा बेटा? बेली का खर्चा होगा। अच्छा, अगर अगर आपके मिक्स करने की वजह से बेलर को कोई नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई भी आप ही करोगे, डैमेजेस।
if any, to baler shall be paid by बेली। तो उन डैमेजेस के लिए भी बेटा आप ही लायबल होंगे, शैल बी पेड बाय बेली। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई सेपरेबल की। व्हाट इफ ए के बेल्स पे कोई सिंबल ना लगा होता, बी के बेल्स पे भी कोई सिंबल ना लगा होता। अब कर लो जैसे सेपरेट कर सकते हो, ए के बेल्स कौन से, बी के बेल्स कौन से, कर ही नहीं पाओगे बेटा। उस केस में सोचो, सोच के देखो, उस केस में बेटा ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेपरेशन एक्सपेंसेस तो बेटा होंगे ही नहीं ना उस केस में। क्यों? क्योंकि सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब जब सेपरेशन हो ही नहीं सकता तो सेपरेशन एक्सपेंसेस कैसे? हाँ, ये बेटा सेकंड पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। डू सेम, कोई भी डैमेज अगर बेलर को होता है तो उसके लिए बेली को लायबल ठहराया जाएगा। सेपरेशन एक्सपेंसेस वाला क्लॉज नहीं आएगा। सेपरेशन एक्सपेंसेस तो तब इंकर होंगे ना जब सेपरेशन पॉसिबल होगा। जब सेपरेशन हो ही नहीं सकता तो खर्चा कैसा? समझ आई बेटा? लो कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलें बच्चे आगे आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो चलो अगला है बेटा, रिटर्न द गुड्स। The bailee must return the goods without waiting for demand from bailor if time specified in the contract has expired or the purpose specified in the contract is accomplished। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बेलर की ड्यूटी थी ना टू रिसीव बैक द गुड्स, तो बेली की ड्यूटी क्या हुई? टू रिटर्न द गुड्स। तो बेटा याद रखना, बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेलर को गुड्स को क्या करे? रिटर्न करे। ठीक है। अगर अगर जितने टाइम के लिए गुड्स दिए गए थे वो टाइम खत्म हो चुका है, या जिस पर्पस के लिए दिए गए थे वो पर्पस पूरा किया जा चुका है। तो टाइम खत्म हो गया है या पर्पस अचीव हो गया है, बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेलर को गुड्स क्या करे? रिटर्न करे। इन केस देयर आर two or more than two joint owners of the goods, the bailee may deliver them back to according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary। अब सुनो सुनो बेटा, इमेजिन करो दो या दो से ज्यादा बेलर हैं। बेलर कितने हैं? दो या दो से ज्यादा। तो बेटा आप बेली गुड्स किसको देगा? बेटा रिटर्न तो करने हैं, किसको करेगा? अब सपोज तीन बेलर है, किसको रिटर्न करे? वन को, टू को या थ्री को? तो उस केस में बेटा लॉ ने एक बात साफ कही है कि सबको सबका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सपोज सपोज बेलर वन कहता है कि तू गुड्स मुझको दे दे, तो बेटा बेली गुड्स किसको दे देगा? बेलर वन को दे देगा। बेलर टू से, बेलर थ्री से पूछने की जरूरत नहीं है बेटा बिल्कुल भी। तो अगर किसी गुड्स के दो या दो से ज्यादा जॉइंट ओनर्स है ना, तो आप गुड्स किसी भी जॉइंट ओनर को दे सकते हो, आपको सबसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है बेटा। अच्छा, अगर आपने गुड्स रिटर्न नहीं करे तो याद रखना, गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ द बेली। अगर गुड्स को कल को कोई लॉस और डैमेज होता है, इवन दो वो लॉस और डैमेज एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ही क्यों ना हो या किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से ही क्यों ना हो, आपको उस लॉस और डैमेज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्या है? रिटर्न एक्रीशन टू गुड्स। बहुत सिंपल बेटा, देखो, द बेलर मस्ट रिटर्न टू द बेलर एनी एक्रीशन दैट इज एडिशन टू द गुड्स बेल्ड। अब बेटा ये तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? बेलर ने बेली को एक काउ बेलमेंट पे दी। ठीक है। अब क्या हुआ? बेली के पास काउ ने बर्थ दिया काफ को। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वो काफ क्या वो काफ बेली को बिलोंग करता है या वो बेलर को ही बिलोंग करता है बेटा? तो बेटा याद रखना, लॉ आपको साफ साफ कहता है,
आपको गुड्स तो रिटर्न करने ही पड़ेंगे बेलर को। अगर गुड्स में ड्यूरिंग द पीरियड कोई एडिशन हुआ है ना, एक्रीशन हुआ है, तो वो एडिशन भी आपको बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे काफ इज एन एक्रीशन, काफ इज एन एडिशन, तो वो काफ भी आपको किसको रिटर्न करना पड़ेगा? बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो काउ तो रिटर्न करनी ही पड़ेगी। काउ ने बर्थ जिस काफ को दिया था ना, वो काफ भी आपको बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट हमारा और आता है, सुनो बेटा क्या कहता है। नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, द बेली हैज नो राइट टू एलिज दैट बेलर हैड नो अथॉरिटी टू बेल द गुड्स। देखो एक बात याद रखना, बीइंग अ बेली, बीइंग अ बेली, आप बेलर के टाइटल पे आप शक नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं कह सकते कि बेलर के पास गुड्स बेल करने की अथॉरिटी नहीं थी, मुझे गुड्स बेलमेंट पे देने की अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास गुड्स का टाइटल, उसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं थी, उसका टाइटल डिफेक्टिव था। आप ये चीज क्लेम नहीं कर सकते हो बीइंग अ बेली। तो अगर आपको बेलमेंट पे कोई गुड्स मिले हैं, तो आपको मानना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जिसने आपको ये गुड्स बेलमेंट पे दिए हैं, उसके पास गुड्स का ओनरशिप है, उसके पास गुड्स का टाइटल है, वही उन गुड्स का क्या है? ओनर है। आप कभी भी उसकी ओनरशिप पे, उसके टाइटल पे शक नहीं करोगे बेटा। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो ये बच्चे आपके ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली डिस्कस करेंगे। टिल देन बेटा, थैंक यू।